हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपांकन वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट का नाम है बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपके सिलेबस में अगर आप ईएसई का सिलेबस देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का, तो सिलेबस में आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ईआईए ये टॉपिक अवेलेबल है। इन टॉपिक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पिछले लेक्चर में हमने इथिक्स की चैप्टर 1 कंप्लीट किया। ऐसे ही आज हम बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का भी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से हम इथिक्स पे आ जाएंगे, चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 अपन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का, माने अल्टरनेट डेज में आपका एनर्जी एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज इथिक्स दोनों कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट खास चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, जहां आप अपना कटने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन। सन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सन के बारे में मैं पहली चीज़ तो ये जानता हूँ कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन नहीं होता। द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं सन के बारे में ये जानता हूँ कि सन में से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो जो अर्थ पे पहुंच रहा है, तो बेसिकली 3 मेजर रहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? दैट इज द यूवी 6.4% एंड 48% विजिबल एंड 45.6% आईआर। यूवी को तो कौन रोक लेता है? अपना ओजोन लेयर रोक लेती है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज द रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। उसका नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ कमीशन हुआ था? दैट इज द दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में 1897 में। रेडियली आप अर्थ के अंदर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, दैट इज द 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जब भी जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी में टर्म आता है फ्यूमारोल्स। पूछ लेते हैं पेपर में फ्यूमारोल्स होता क्या है। फ्यूमारोल्स कुछ नहीं है, वही क्रैक्ड साइट है। मतलब मैं सीधी सी भाषा में बोलूं कि सरफेस में क्रैक है जिसके थ्रू स्टीम निकल रही है, बाहर आ रही है, दैट इज नोन एज द फ्यूमारोल्स। पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट अपने यहाँ इंडिया में तिरुवनंतपुरम में विजिंगजम करके जगह है, वहां पे केरला में बनाया गया, 150 मेगावाट का था। इसके बाद ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ओटीईसी। इसके बारे में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक टर्म आता है बायोफाउलिंग। देखिए, जो वाटर है, सी वाटर है, उसमें अपने बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वो इवोपरेटर और कंडेंसर पे इफेक्ट डालेंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो अगर वो डिपॉजिट होंगे तो उनके डिपॉजिट होने से क्या प्रॉब्लम आएगी? थर्मल रेजिस्टेंस जनरेट होगा। जो भी हीट ट्रांसफर है वो रेजिस्ट होगी, उसे रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज नोन एज द बायोफाउलिंग। जो हीट ट्रांसफर में जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज द बायोफाउलिंग। ये बताना जरूरी था। ये ओटीईसी से रिलेटेड है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बायोमास रिसर्च सेंटर लखनऊ ने एक बबूल करके पेड़ है जिसकी आपको सैलाइन और रॉकी सरफेस पे उग जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग बायोमास ब्रिकेटिंग पे। बायोमास ब्रिकेटिंग बहुत सिंपल सा टर्म है। मेरे पास बहुत सारा बायोमास है, लूज बायोमास है, उसको मैं डेंसिफाई करके, एक शॉर्ट में डेंसिफाई करके, उसकी डेंसिटी इंक्रीज करके मैं हाई डेंसिटी का कोई सॉलिड फ्यूल बना लूँ। दैट हाई डेंसिटी सॉलिड फ्यूल विच इज मेड बाय द लूज बायोमास and have a very high calorific value like 3500 calorie per kilogram, kilocalorie per kilogram. That process is known as the biomass briquetting. प्रोड्यूसर गैस अपन को पता होना चाहिए, पार्शियल कंबशन से मिलती है, वुड और कोई भी सेलुलोज ऑर्गेनिक मटेरियल से। इसमें गैसेस जो मेन है, नाइट्रोजन है 45 to 65%, CO2 11%, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है अपने लिए इंपॉर्टेंट अप्रोच, ये आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और फ्रेकिंग क्या होती है। इसमें क्या करते हैं हम, पानी को बहुत ही हाई जेट, जो पानी का जेट होता है, हाई प्रेशर से पानी को रॉक के ऊपर फेंकते हैं, तो रॉक में फ्रैक्चर जनरेट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो गैस का फ्लो होता है, जो गैस दबी हुई रहती है, उसका फ्लो इजिली होने लगता है, दैट इज नॉन एज द हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और फ्रैकिंग। ड्यूटेरियम सुना हुआ लग रहा है टर्म। ड्यूटेरियम आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। बेसिकली 4.4 लीटर सी वाटर में आपको 1 ड्रॉप ड्यूटेरियम मिल जाता है सी वाटर में।
इसके बाद है पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी फैक्टर क्या है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले फॉसिल फ्यूल की यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी निकालनी है, फिर हाइड्रोजन की यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी निकालनी है। फॉसिल फ्यूल की यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी अपॉन हाइड्रोजन की यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी आपको बेसिकली एक फैक्टर देंगी जिसे यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी फैक्टर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इंसोलेशन की। इंसोलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। देखिए सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन इज नथिंग जस्ट सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं। इसी यूनिट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिसीव होती है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैंने आपके साथ शेयर किया और आपको पता होना चाहिए। अब कर लेते हैं बात बायोफ्यूल की। बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ड्राइव होता है अपन को वेजिटेबल ऑयल से, स्टार्च से, एनिमल फैट से। सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल जो मिलता है वो मिलता है वेस्ट बायोमास से। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एल्गी से मिलता है। एंड द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है बाय द एडवांस बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आपके लिए थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड जनरेशन आप याद रखेंगे, जो बायोमास है उस सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन मैंने बताया आपका जो भी वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च है या एनिमल फैट है उससे है। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। रेडिएशन जो सनलाइट से निकलते हैं जिसकी वजह से आपको गर्मी फील होती है, वो रेडिएशन कौन से होते हैं? दैट इज द इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण ही आपको गर्मी लगती है, तो सूरज से तपन निकल रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशन ही है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकल रही हैं उसमें बेसिकली यूवी और अपना विजिबल एंड इंफ्रा ही होता है, तो उसी के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, और सीएनजी का भी पूछ लेते हैं, दैट इज मीथेन। सीएनजी का पता होना चाहिए मीथेन है, और एलपीजी का पता होना चाहिए प्रोपेन एंड ब्यूटेन है। अब देखिए ओटीईसी जो पावर, ओटीईसी प्लांट जो आप लगाते हैं जिससे आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उसमें क्या रहता है, अपन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट का टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो लेयर्स के बीच में, उस टेम्परेचर डिफरेंस को आप बेसिक आपका अप्रोच होगा एनर्जी जनरेट करने के लिए, दैट इज इन द ओटीईसी प्लांट। अब ओटीईसी प्लांट में बेसिकली कितना डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एक थर्मल न्यूट्रॉन की 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अच्छा, एक टर्म और रह गया आपसे बात करने में, टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी आप सब जानते हैं, जो लो टाइड्स हाई टाइड्स जनरेट होते हैं, लेकिन टाइड्स जनरेट होते क्यों हैं? फर्स्ट पॉइंट, टाइड्स जनरेट होते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट किसका? सन का, मून का। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन एंड मून ऑन द अर्थ बेसिकली जनरेट द टाइडल एनर्जी, द टाइडल इफेक्ट। एंड टाइडल इफेक्ट के थ्रू आपके हाई टाइड्स लो टाइड्स होते हैं, जिसके थ्रू आप अपना जो होता है टरबाइन होता है वो आप चला लेते हैं। तो बेसिकली इसी पानी के जो हाई टाइड और लो टाइड का जो अप्रोच है उसे यूज करते हुए आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कम अंडर द टाइडल एनर्जी। तो जो फर्स्ट यूनिट था, यूनिट फर्स्ट था, उससे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कल मिलेंगे एक और नई यूनिट के साथ। धन्यवाद, शब्बा खैर।